नमस्ते बच्चों, मैं रजनी माथुर। आज अब अपन बात करेंगे सार्वजनिक राजस्व के स्रोतों के बारे में। सार्वजनिक प्राधिकारी की आय को विस्तृत रूप में या सीमित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीमित रूप में इसे सार्वजनिक राजस्व की अवधारणा से जोड़ा जाता है और विस्तृत रूप में इसे सार्वजनिक प्राप्तियों से जोड़ा जाता है। डाल्टन ने मोटे तौर पर सार्वजनिक प्राप्तियों में सार्वजनिक राजस्व के अलावा सार्वजनिक उधार और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को, जैसे युद्ध स्टोर्स की बिक्री की राशियों को शामिल किया है। भारत में केंद्रीय बजट और राज्य बजट में आय और व्यय की विभिन्न मदें दो खातों में दिखाई जाती हैं, एक तो राजस्व खाता और दूसरा पूंजी खाता। राजस्व खाते में राजस्व प्राप्तियां और गैर कर के शीर्षक से दिखाई जाती हैं और पूंजी खातों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उधार की राशियां दिखाई जाती हैं। इसलिए व्यवहार में बजट की दृष्टि से बहुत स्पष्ट और सरल हो गई है, लेकिन यहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से इस विषय की चर्चा हम करेंगे। डाल्टन का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण अंतर करारोपण और सार्वजनिक आय के अन्य स्रोतों का माना गया है। कर सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया अनिवार्य चार्ज होता है, जिसमें करदाता और सरकार के बीच लेने का देना या क्विड प्रो रिलेशनशिप या जैसे कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन कीमत विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के लिए दी जाती है। सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के लिए कीमत ली जाती है। प्राय ये कीमतें व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से दी जाती हैं। व्यक्ति स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में सार्वजनिक प्राधिकारी को प्रसंविदा करते हैं, इसलिए इसमें स्वेच्छा की भावना होती है, जबकि कर में अनिवार्यता की भावना होती है। करों और कीमतों के बीच विस्तृत अंतर को आगे बढ़ाते हुए डाल्टन ने सार्वजनिक आय के कुल 12 रूपों का उल्लेख किया। उन्हें हम देखें तो जिसमें सबसे पहला है आमतौर पर जिन्हें कर कहा जाता है। दूसरा भेंट और नजराने, चाहे वे युद्ध से उत्पन्न हुए हो या किसी अन्य तरह से। तीसरा अनिवार्य कर्ज, जैसे कि ब्रिटेन में जनता ने युद्धोत्तर कर्ज बिना ब्याज के लिया था, जिन्हें धारकों को पुरुषों द्वारा 65 वर्ष और स्त्रियों द्वारा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर चुकाया गया था। चौथा है न्यायालयों द्वारा अपराधों के लिए मुद्रा को चुकाए जाने वाले जुर्माने। पांचवा सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग से प्राप्त राशियां, जैसे काश्तकारों को सरकारी भूमि के उपयोग का भुगतान, जिसे हम भू राजस्व कहते हैं। छठा सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त राशियां, जहां सार्वजनिक प्राधिकारी अपने माल की कीमत प्रतिस्पर्धात्मक स्तर से ऊपर नहीं रखते हैं। सातवां सेवाओं की फीस, जैसे जन्म के पंजीयन की फीस या भुगतान। और आठवां इसमें है स्वैच्छिक सार्वजनिक ऋणों की प्राप्ति। इसके अतिरिक्त 4 अन्य स्रोत भी हैं, जिसमें नवा स्रोत जो है इसका ये है कि जहां सार्वजनिक प्राधिकारी अपने एकाधिकार का प्रयोग करके प्रतिस्पर्धात्मक कीमत से ऊंची कीमत वसूलते हैं। 10वां है विशेष निर्धारणों के जरिए आय प्राप्त करना। इसके लिए सेलिगमैन का कहना था कि ये प्राप्त विशेष लाभ के अनुपात में किसी संपत्ति में विशेष सुधार की लागत के एवज में वसूला जाता है। कि जैसे मान लीजिए सड़क बन जाने पर से किसी स्थान पर स्थित स्थिर संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है, अथवा सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध होने से कृषिगत भूमि का मूल्य बढ़ जाता है, तो सरकार अनार्जित मूल्य वृद्धि पर लेवी ले सकती है। इसे विशेष निर्धारण कहा जाता है। भारत में कुछ राज्यों में इस मत के अंतर्गत किसानों से सुधार लेवी लेने का प्रयास किया गया है। 11वां है सार्वजनिक खर्च की पूर्ति के लिए प्रिंटिंग प्रेस से नई मुद्रा निकाली जा सकती है, इससे भी सरकार को प्राप्ति होती है। और 12वां है स्वैच्छिक भेंट भी सरकार प्राप्त कर सकती है। तो इस तरह से हम देखें तो सार्वजनिक प्राधिकारी को कई तरह से आय प्राप्त होती है।
इस संबंध में मुख्य भेद तो कर और कीमतों के बीच माना गया है, लेकिन सार्वजनिक आमदनी के कई स्रोत होते हैं, जिसमें सार्वजनिक ऋणों, नई मुद्रा की निकासी, विशेष निर्धारण, ये भी इनका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम अगर देखें तो सार्वजनिक राजस्व के जो मुख्य स्रोत हैं वो 4 भागों में बांटे जा सकते हैं, जिसमें पहला है कर, दूसरा व्यावसायिक राजस्व, तीसरा प्रशासनिक राजस्व और चौथा अनुदान और भेंट। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कर के बारे में। कर एक व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को दिया गया वो भुगतान होता है जिसके बदले में सरकार कोई विशिष्ट लाभ नहीं देती है, बल्कि वह राशि सभी के आम हित में लगाई जाती है। टॉसिंग का कहना है कि सरकार के अन्य चार्जेस की तुलना में कर का सार यह होता है कि इसमें करदाता और सार्वजनिक प्राधिकारी के बीच कोई प्रत्यक्ष या सीधा लेन देन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि करदाता सरकार को कुछ राशि कर के रूप में दे और बदले में सरकार उसे कोई लाभ पहुंचाए। कर के मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो ये एक अनिवार्य अंशदान है। कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था जो कर के दायरे में आती है वह कर लेने से मना नहीं कर सकती। कर नहीं देने पर आवश्यक सजा का प्रावधान होता है और दंड के रूप में हर्जाना भरना पड़ता है। यहाँ तक कि गृह कर भी नहीं चुकाने वालों को स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका या स्थानीय संस्थाएं मकान की कुर्की की धमकी भी देते हैं। अतः कर में अनिवार्यता का गुण सबसे बड़ा होता है। दूसरा लक्षण कर का है कि करदाता का दायित्व होता है कि वह समय पर कर चुकाए। जैसे आयकर का रिटर्न समय पर भर कर उसमें अपनी आय दिखानी होती है और उस पर नियमानुसार कर भरना होता है। इसी तरह अन्य करों पर भी ये बात लागू होती है। तीसरा है सरकार कर राजस्व का उपयोग सर्वसाधारण के हित में करती है और उसके संबंध में स्वयं निर्णय लेती है। करदाता सरकार को इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता। चौथा जो लक्षण है कर का वो है कि कर का संबंध सरकार द्वारा करदाता को दी जाने वाली सेवा या लाभ से नहीं होता है, लेकिन कर इसलिए लिया जाता है कि करदाता किसी सेवा का लाभ उठा रहा है। जैसे किसान सरकार को भू राजस्व इसलिए देता है कि वह भूमि से उपज प्राप्त कर रहा है। इस तरह मनोरंजन कर देने वाला अपना मनोरंजन करता है, तभी वह इस कर को भरता है। इस प्रकार माल का आयात करने वाला सीमा शुल्क देता है और आय प्राप्त करने वाला आयकर भरता है। अतः कर एक कानूनी संग्रह की प्रक्रिया का भाग होता है। दूसरा है व्यावसायिक या वाणिज्यिक राजस्व। सरकार वस्तुओं और सेवाओं के लिए दी जाने वाली कीमतें व्यावसायिक राजस्व के अंतर्गत आती हैं, जैसे रेल का यात्री किराया, भाड़ा माल, डाक तार, टेलीफोन का खर्च, पानी बिजली का मासिक खर्च आदि। सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त मुनाफे गैर कर राजस्व की मद में दिखाए जाते हैं। कीमत के संबंध में 2 प्रकार की स्थिति पाई जा सकती है। प्रथम, सरकार अपने प्राधिकारी दशा का लाभ उठाकर ऊंची कीमतें ले सकता है अथवा ऊंची कीमत होने के कारण अथवा लागत ऊंची होने के कारण ऊंची कीमत ले सकता है, जिससे उपभोक्ता पर भार पड़ता है, अथवा वह सब्सिडी देकर कीमत कम ले सकती है, जैसे किसानों को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली देना अथवा मुफ्त में बिजली या सिंचाई का पानी देना। दोनों दशाओं में अंत में समाज को हानि उठानी पड़ती है। धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें यथासंभव लागतों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि सरकार पर सब्सिडी का भार कम किया जा सके। बाकी का अपन कल देखेंगे।